हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो गाइज, आप में से कई लोगों ने टेस्ट दिया होगा, जीएस इकोनॉमी का टेस्ट। नाउ, आप में से कई लोगों ने अच्छा स्कोर करा है, आप में से कई लोगों ने इतना अच्छा स्कोर नहीं करा। वेल, जिन्होंने अच्छा स्कोर करा है, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि ये जो मैंने टेस्ट बनाया था ये जरूरत से ज्यादा डिफिकल्ट करने की कोशिश की थी। और इसका रीजन ये था कि ये टेस्ट आपको टेस्ट करना इतना नहीं था जितना आपको नॉलेज देना भी था इस टेस्ट का काम। ठीक है, तो जिन्होंने अच्छा करा है इस टेस्ट में, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज। आई फील विंडिकेटेड, माई स्टैंड फील्स विंडिकेटेड कि मैंने जो पढ़ाया आपने अच्छे से करा। अच्छा, जिन लोगों ने अच्छे से नहीं कर पाए, जिनके मार्क्स थोड़े कम आए, आपने घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइक आई सेड बिफोर, ये अभी शुरुआत है, प्लस ये मैंने टेस्ट आपको टेस्ट करने के लिए इतना नहीं बनाया। वैसे पार्शियल रीजन तो आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए टेस्ट था, बट पार्शियल रीजन ये भी था कि कुछ चीजें जो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे अच्छे से लेक्चर्स में, वो अब टेस्ट में डिस्कस हो जाएं और आपको नॉलेज हो जाए प्रॉपर। अब ये टेस्ट के बाद आपको होलिस्टिक सब पता चल चुका है, तो जिन्होंने अच्छा करा है उनको भी, और जिन्होंने अच्छा नहीं करा है इस टेस्ट में, उनके लिए भी सब कुछ एकदम प्लेटफॉर्म हो गया है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है, नेशनल इनकम, अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन वाले, ये आपके अच्छे से तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो जिनका अच्छा नहीं हुआ, घबराना नहीं है। अगेन, ये एक लंबी जर्नी है, आपने लंबी रेस का घोड़ा बनना है। शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंड भी अच्छा नहीं होगा, अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। ऑलराइट, चलो अब हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका गलत हुआ है वो गलत क्यों हुआ है, जो सही हुआ है वो सही क्यों हुआ है। ऑलराइट, तो जीएस इकोनॉमी टेस्ट 1, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। While calculating GDP, income generated by foreigners in a country is taken into account। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फॉरेनर जो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इंडिया की जीडीपी का तो पार्ट होगा ही। इंडिया की जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर, राइट? तो चाहे वो फॉरेनर्स बनाए इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में या इंडियंस बनाए इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा। बट यस, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? While calculating GDP, income generated by nationals of a country outside their country is taken into account। इसका मतलब वो इंडियंस जो बाहर काम कर रहे हैं, वहां जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, क्या वो इंडिया की जीडीपी में ऐड होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो इंडिया की जीएनपी में जरूर ऐड होगा, पर जीडीपी में नहीं होगा, बिकॉज जो गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंडिया की टेरिटरी के बाहर कर रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है इस केस में वो गलत हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 1। मेक सेंस? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अ रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू बेस इफेक्ट। हमें पता है बेस इफेक्ट क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था। व्हाट इज बेस इफेक्ट? इट इज द इंपैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डेफिशिएंसी इन सप्लाई ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स। बिल्कुल नहीं। इट इज द इंपैक्ट ऑफ सर्ज इन डिमांड ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। नहीं, वो तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक रीजन हो गया। इट इज द इंपैक्ट ऑफ प्राइस लेवल्स ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। ये बिल्कुल सही है। प्रीवियस ईयर में जो प्राइसेस बढ़े थे या कम हुए थे, उससे बेस चेंज हुआ था, जिसके बेसिस पे आप इस साल की इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हो। हमने करा है ना बेस इफेक्ट, तो सी ऑप्शन, ठीक है, ये करेक्ट होगा। क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कुड लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आपको पता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बीच में फर्क? डिमांड पुल तब होती है, या वो रीजंस डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉज करते हैं जिनसे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब एग्रीगेट डिमांड कब इंक्रीज होगी? जब इकोनॉमी में लोगों की इनकम बढ़ेगी। मेक सेंस? तो डिक्रीज इन इनकम टैक्स रेट्स, यस, अगर इनकम टैक्स रेट कम हो जाएंगे तो लोगों के पास ज्यादा इनकम बचेगी खर्चा करने के लिए, टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। तो पीपल वुड पे लेस टैक्सेस एंड दे वुड हैव मोर मनी एट देयर डिस्पोजल टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। तो वो डिमांड इंक्रीज कर देंगे। तो डिक्रीज इन इनकम टैक्स रेट से क्या होगा? लोगों के पास पैसा ज्यादा, और उस पैसे से वो खरीदारी ज्यादा करेंगे, और उस खरीदारी से डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी एग्रीगेट, तो इन्फ्लेशन होगी, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यस, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई। हमेशा याद रखना, हम आरबीआई के, जब हम अभी नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इकोनॉमी का, मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, उसमें आप देखोगे कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब पता है क्या होता है? जब आरबीआई मनी सप्लाई इंक्रीज कर देती है।
ठीक है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. एंड व्हेन आरबीआई इंक्रीजेस मनी सप्लाई, एज यू गाइज ऑल नो, इंक्रीज इन मनी सप्लाई वुड इंक्रीज इन्फ्लेशन एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिमांड पुल. ज्यादा पैसा हो जाएगा ना इकोनॉमी में, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी चीजों की. तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई, यस इट्स करेक्ट. डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी अगेंस्ट अदर करेंसी, ये हमने एक सप्लाई शॉक में करा था. आप अपने नोट्स में भी देख सकते हो और लेक्चर भी देख सकते हो प्रीवियस. जब करेंसी रूपी डेप्रिशिएट होता है इंटरनेशनल करेंसीज के फॉरेन करेंसीज के मुकाबले, तो आपके कंट्री में इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं. बट दैट इज अ केस ऑफ कॉस्ट पुश या सप्लाई शॉक. कॉस्ट पुश टू बी प्रिसाइज. ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट. इसका आंसर होगा 1 and 2 ओनली. मेक सेंस? ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे. ये बिल्कुल सीधा सा, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधा सपाट. नेशनल इनकम इज, हमने करा हुआ है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, विच इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. इसे ही हम नेशनल इनकम कहते हैं, राइट? तो इससे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. मेक सेंस? चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following statements are true? Statement 1, law of demand holds true for normal goods. Law of demand holds true for Veblen goods. The demand for a substitute good is directly proportional to the price of other substitutes. Now इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम थी, वो अब रेक्टिफाई कर दी गई है. आप टेस्ट में अब देखोगे यहां पे लिखा हुआ था ऑल ऑफ द अबव, सी ऑप्शन. ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है 1 and 3. तो आप में से कई लोगों का ये गलत हो गया होगा, बट वो हमारे पार्ट पे मिस्टेक है, तो वी अपोलोजाइज फॉर दैट. बट आपने अगर ये क्वेश्चन ठीक से इंटरप्रेट कर लिया था और आप सबका भी आंसर अगर 1 and 3 आ रहा था, तो कूडोज, वेरी गुड. अच्छा, जिनका नहीं आया, जिनको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, देख लेते हैं एक बारी क्या है ये क्वेश्चन. Which of the following statements is true? Law of demand holds true for normal goods. What is law of demand? When price of a good increases, demand for that good falls. तो normal goods के केस में ये true होगा, बिल्कुल true होगा. Law of demand holds true for Veblen goods. नहीं. Veblen phenomena या Veblen goods या to be precise, Veblen phenomena is a contradiction of law of demand. क्योंकि Veblen goods में क्या होता है? प्राइस बढ़ता है, डिमांड भी बढ़ती है. तो this statement is false. Then demand for a substitute good is directly proportional to the price of other substitute. हमने करा है, फेमस एग्जांपल क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स का? टी और कॉफी. जब कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग अब कॉफी नहीं परचेज करेंगे, कॉफी की डिमांड गिर जाएगी. जो लोग कॉफी परचेज नहीं करेंगे अब वो टी की तरफ चले जाएंगे. तो जब कॉफी का प्राइस बढ़ता है, टी की डिमांड बढ़ जाती है. दैट मींस कॉफी का प्राइस एंड टी की डिमांड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो स्टेटमेंट 3 is correct and the correct option is C, 1 and 3. Alright, चलो आगे बढ़ते हैं. If a commodity is provided for free to the public by the government, then अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपका गलत हुआ है तो घबराना मत, और सही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपका गलत हुआ है तो घबराना मत. ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने जो आंसर की निकाली थी ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने ये गलत आंसर निकाला था इसका. क्लियर? नाउ ये 2016-17 आई गेस 2018 का क्वेश्चन है. इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फॉर फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड. स्टेटमेंट सी और डी में डाउट था लोगों को जब ये क्वेश्चन था प्रीलिम्स में. नाउ मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को फ्री में बांट देती है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे लाई करती है? ना आप जानते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि अगर आप एक चॉइस को चूज करते हो तो दूसरी चॉइस से जो आपको फायदा हो सकता था ना, वो फायदा अब आपको नहीं मिल रहा है. ठीक है, वो आपकी कॉस्ट है, आप बियर कर रहे हो वो कॉस्ट. ना इसमें बोला है कि अगर गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज किसी को फ्री में बांट देती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने तो फ्री में दे दी है किसी को गुड्स एंड सर्विसेज, बट गवर्नमेंट का खुद का खर्चा तो हुआ था, राइट? अगर गवर्नमेंट वो खुद का खर्चा उन लोगों पे ना करती, फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज ना बांटने में करती, तो वो पैसा है, गवर्नमेंट उस पैसे को कहीं और लगा सकती थी. मान लो गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज थे और उससे उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में बांट दिए वेलफेयर के लिए. अगर गवर्नमेंट वो ना करती तो उन 100 रुपए से गवर्नमेंट कोई और काम कर लेती, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर लेती, गवर्नमेंट कहीं पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा लेती. मेक सेंस? तो गवर्नमेंट पे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आ रही है. बट इस क्वेश्चन में कैच पता क्या है? कैच ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट ने जो 100 रुपए का लोगों पे फ्री में खर्चा कर दिया, वो क्या गवर्नमेंट का पैसा था?
गवर्नमेंट का खुद का कोई पैसा नहीं होता। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? टैक्स पेयर से। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है ये गवर्नमेंट पे नहीं पड़ रही, ये उस पे पड़ रही है जिसका पैसा था, और ये टैक्स पेयर का पैसा था। ये जो टैक्स पेयर ने गवर्नमेंट को पैसा दिया, टैक्स पेयर ने ये सोच के दिया कि ओवरऑल सबका भला होगा या हमारा भला होगा। हम टैक्स तभी देते हैं। अब मैंने 100 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट ने उस 100 रुपए का कुछ और फ्री में लोगों को राशन पानी वगैरह बांट दिया। अगर मैं वो 100 रुपए गवर्नमेंट को ना बांटता तो उस 100 रुपए से मैं कुछ और कर सकता था, कुछ और फायदा कमा सकता था। तो वो जो फायदा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मेक सेंस? क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, मुझे अब ये फायदा नेक्स्ट सेकंड ऑल्टरनेटिव का फायदा नहीं मिलेगा, ये मेरी कॉस्ट है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये गवर्नमेंट की है या टैक्स पेयर की है? तो यूपीएससी ने क्लियर कर दिया था और कुछ इंस्टीट्यूट्स ने इंक्लूडिंग आर्स उस टाइम पे ये क्लियर कर दिया था कि ये जो कॉस्ट है ना ये टैक्स पेयर पे पड़ेगी। ये टैक्स पेयर की कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि टैक्स पेयर का ही पैसा है जो फ्री में बांटने में लगा दिया, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने डी ऑप्शन करा था। डी ऑप्शन में पता क्या लिखा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि गवर्नमेंट ने लोगों को 100 रुपए दे दिए, इसके बदले गवर्नमेंट कुछ और कर सकती थी, तो ये गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। पर वो जो 100 रुपए हैं वो गवर्नमेंट के नहीं है, वो टैक्स पेयर के हैं। तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, वो 100 रुपए से जो कुछ हो सकता था वो गवर्नमेंट की नहीं है, वो टैक्स पेयर्स की है। तो इसीलिए नॉट डी बट सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू टैक्स पेइंग पब्लिक। ऑलराइट, ये टैक्स पेइंग पब्लिक पे है। उनका पैसा कहीं और जो वो लगा सकते थे, कहीं और फायदा कमा सकते थे, वो अब फ्री में गुड्स बांटने के लिए लगा दिया। मेक सेंस? और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब आपको पता है, वो कॉस्ट जो वो गेन जो आपको हो सकता था अगर आप वो चॉइस लेते, पर आपने ली नहीं, वो जो गेन हो सकता था वो अब आपकी कॉस्ट है। मेक सेंस? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हायर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैव द पोटेंशियल टू ट्रिगर वेज प्राइस स्पाइरल। ये हमने क्लास में ही एग्जांपल करा है, प्राइस वेज स्पाइरल, वेज प्राइस स्पाइरल को। ठीक है, तो हायर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन से हो जाता है। ठीक है, वेरी हाई इन्फ्लेशन लेवल्स डिसइंसेंटिवाइज सेविंग्स इन बैंक डिपॉजिट्स। याद है ना, हमने एग्जांपल करा था कि बैंक में आपको जो पैसा डिपॉजिट एफडी कराने का, लेट्स सपोज इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 8%, कि आप बैंक में एफडी कराते हो, आपको हर साल 8% का इंटरेस्ट मिलता है, पर मार्केट में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 10% का। तो आप बैंक में 8% कमाओगे? नहीं, आप वहां पैसा डालने की कोशिश करोगे जहां से आपको 10% से भी ज्यादा गेन हो सके। मेक सेंस? तो बैंक में अब आप पैसा जमा नहीं कराओगे, बिकॉज आपका बैंक जो आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है एफडी पे, वो आपके इन्फ्लेशन लेवल्स को कवर नहीं कर पा रहा है। तो वेरी हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन वुड नॉट एनकरेज पीपल टू डिपॉजिट इन बैंक्स, डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक्स। ठीक है, वेरी हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन वुड एक्चुअली डिसइंसेंटिवाइज पीपल टू डिपॉजिट मनी इन बैंक्स एंड इट वुड इंसेंटिवाइज पीपल टू डिपॉजिट और सेव मनी इन सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक गोल्ड में डाल दिया कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्रॉपर्टी में डाल दिया। मेक सेंस? ठीक है, तो वेरी हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन डिसइंसेंटिवाइज सेविंग्स इन बैंक डिपॉजिट्स। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ 1 and 2। चलो आगे बढ़ते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय, ये तो ट्रिविया है, ये तो बेसिक रट्टे वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमने करा हुआ है। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल? फ्लो वेरिएबल, रिमेंबर फ्लो और स्टॉक। फ्लो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए आपको टाइम पीरियड बताना पड़ता है, राइट? स्टॉक जिनको डिफाइन करने के लिए टाइम पीरियड नहीं बताना, पॉइंट ऑफ टाइम बताना है। तो जीडीपी की डेफिनेशन में ही लिखा है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन 1 ईयर। और अगर क्वार्टरली जीडीपी है तो हमने करा है एक क्वार्टर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, तो जीडीपी तो फ्लो वेरिएबल है। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक साल में आपने कितने कैपिटल गुड्स बनाए हैं, कितनी कैपिटल फॉर्म करी है, एक साल टाइम पीरियड है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी फ्लो वेरिएबल हो गया। देन पब्लिक डेट, पब्लिक डेट कितना है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट पे टोटल डेट कितना है, उसके लिए आपको टाइम पीरियड बताने की जरूरत नहीं है। आप बोलते हो आज गवर्नमेंट पे कितना डेट है, कोई ये थोड़ी बोलता है एक साल का डेट इतना है।
आज गवर्नमेंट पे इतना डेट है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप पे कितना जी कर्जा है टोटल, आप कहोगे मेरे पे 2 करोड़ का कर्जा है, तो मैं ये बोल रहा हूं ना आज कितना कर्जा है। आई एम नॉट सेइंग कि 1 साल में कितना कर्जा बढ़ा है आपका, मैं बोल रहा हूं कर्जा कितना है। तो पब्लिक डेट वुड बी अ स्टॉक वेरिएबल, तो आंसर सी है। पर फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम जो होती है वो तो फ्लो वेरिएबल होता ही है, तो नेट फैक्टर इनकम मतलब बाहर से कितनी इनकम आ रही है। अब इनकम को डिफाइन करने के लिए आपको टाइम पीरियड बताना पड़ता है, 1 साल में बाहर से इतनी इनकम आ रही है, तो ये भी फ्लो है। आंसर इज सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. Which of the following statements is are correct? Lawrence curve is used to understand the distribution of wealth in an economy. Yes, हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को चेक करने के लिए लॉरेंस कर्व यूज करते हैं, बिकॉज लॉरेंस कर्व कैसे बनाते हैं हम, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, परसेंटेज ऑफ इनकम और क्यूमुलेटिव इनकम, और एक्स एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो वो जो वेल्थ है, इनकम है, पॉपुलेशन में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो लॉरेंस कर्व बताता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। If Gini coefficient's value is closer to 1, it means there is equitable distribution of wealth. Equitable is distribution of wealth का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू जब 0 के पास होती है तब इक्वालिटी ज्यादा है, गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू जब 1 के पास है तब इन इक्वालिटी बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाती है। If Gini coefficient's value is closer to 1, it means there is equitable distribution of wealth. No. So only 1. Make sense? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements about Phillips curve are incorrect? यूपीएससी में ये गलतियां बहुत बार होती हैं सबसे, कि आप ना ये क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते। अब बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन गलत इसलिए करा होगा क्योंकि उन्होंने ये इनकरेक्ट ध्यान से नहीं पढ़ा। उन्होंने सोचा कि अभी तक क्या पूछा जा रहा है, कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को भी ऐसे इंटरप्रेट कर लिया। बट यहां क्वेश्चन में आपसे साफ साफ पूछा हुआ है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से गलत कौन सी है, गलत। तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन अगर आपका 11th नंबर क्वेश्चन गलत हुआ ना, तो आपके लिए सबसे बड़ा लेसन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पूछा क्या है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो यहां पूछा है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। नाउ फिलिप्स कर्व इट मैप्स द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का ही तो बताता है फिलिप्स कर्व, क्लियर, डाउनवर्ड स्लोपिंग। Then the phenomena of stagflation goes against Phillips curve hypothesis. Phillips curve का hypothesis क्या है कि जैसे जैसे आप इन्फ्लेशन बढ़ाते जाओगे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाएगी। बट स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होती है। तो ये फिलिप्स कर्व के अगेंस्ट है, यस। तो सेकंड स्टेटमेंट, द फिनोमेना ऑफ स्टैगफ्लेशन गोज अगेंस्ट फिलिप्स कर्व हाइपोथेसिस, ये भी ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, पर आपसे पूछा क्या है, कितनी कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो नन ऑफ देम आर इनकरेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो ऑप्शन है आपका डी। चलो नाउ कोर इन्फ्लेशन के बारे में पूछा है और हम कर चुके हैं कोर इन्फ्लेशन। Which of the following statement is correct about core inflation? It is caused by supply shock in certain essential commodities. बिल्कुल नहीं। It captures the underlying trend of inflation and therefore is more stable. ये सही हो सकता है, क्यों? कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, नॉन फूड नॉन फ्यूल कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लेशन। और हमने जैसा करा है कि जो फूड है और फ्यूल है वो बहुत वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इतने वॉलेटाइल नहीं है, एंड हेंस दे आर स्टेबल, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, राइट। तो कोर इन्फ्लेशन ज्यादा स्टेबल होती है और ये अंडरलाइंग ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन बताती है। फूड और फ्यूल के फैक्टर्स हटा दो, अब देखो इन्फ्लेशन हो रही है या नहीं, तो फिर आपको पता चलता है इकोनॉमी में, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में कोई इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं या नहीं है। दैट इज व्हाई कोर इन्फ्लेशन को हमने करा था ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। मेक सेंस? तो बी ऑप्शन प्रोबेबल लग रही है, ए तो गलत है। इट इज अ सडन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सर्टेन फूड आइटम्स, बिल्कुल गलत। सीपीआई कंबाइंड इज नोन एज कोर इन्फ्लेशन, नहीं, सीपीआई कंबाइंड इज नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। ऑलराइट, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉर्मली कपल्ड विद, ये तो मैंने क्लास में बार बार बोला था, इन्फ्लेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो 14th, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इंक्लूड्स, ये क्वेश्चन आई होप
सही करा हो, बट अगर गलत भी करा है तो घबराओ मत। क्यों? क्योंकि जनरली जब भी मैं पूछता हूं ना ये वाला क्वेश्चन, तो चाहे जितने अच्छे से क्लास में लोगों ने पढ़ा हो, 50% जो होते हैं ना लोग, वो इसे गलत ही करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये गलत कईयों ने जिन्होंने गलत करा है वो क्यों करा है। वैसे इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इंक्लूड्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? टोटल कैपिटल कितनी बन रही है, यानी कि टोटल कैपिटल गुड्स कितने बन रहे हैं इकोनॉमी में। नाउ टोटल स्टॉक्स या शेयर मार्केट बॉट इन एन इकोनॉमी इन 1 ईयर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि शेयर्स कैपिटल गुड्स थोड़ी हैं, तो स्टॉक मार्केट में चाहे जो मर्जी होता रहे, उसका इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने करा भी है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स अगर बढ़ रहे हैं ज्यादा, शेयर्स अगर बढ़ रहे हैं ज्यादा, तो शेयर्स तो कैपिटल गुड है ही नहीं, तो ये कैसे हो गया? फिर टोटल गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड इन 1 ईयर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी कैपिटल गुड्स, बिल्कुल गलत। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ये है हमने करा हुआ है ना, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जो घर सोसाइटियां बन रही होती हैं, वो आपके कैपिटल का पार्ट है, कैपिटल गुड है, वो आपके ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है। एंड इसीलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ऑप्शन सी, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ये तो हम जानते हैं गलत है। ठीक है, याद रखना, स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, प्रॉपर्टी में जो ये पैसा पार्क कर देते हैं अपना, ये सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्टॉक में जो आप पैसा डालते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर आपने पैसा डाल दिया, बैंक में अगर आपने एफडी करवा ली, ये सेविंग्स हैं। ये इकोनॉमिस्ट के लिए आप खुद इसे इन्वेस्टमेंट बुला देते होगे, ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, गोल्ड में पैसा डाल देना, स्टॉक्स में डाल देना कि मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, हम कहते हैं, पर इकोनॉमिस्ट इसे इन्वेस्टमेंट नहीं कंसीडर करते। मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिस्ट इसे सेविंग्स में कंसीडर करते हैं। हम माइक्रो लेवल पे, हम अपने आप की बात करें तो हम इन्वेस्टमेंट कह देते हैं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो इसीलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री विल नेसेसरीली हैव टू अकर, ये वर्ड नेसेसरीली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विल हैव टू अकर इफ देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर टेक्निकल प्रोग्रेस होती है वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी सारी कंट्रीज की ग्रो कर सकती हैं, पर कर सकती हैं, जरूरी नहीं है ऐसा। पूछा क्या है? नेसेसरीली। देयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ कंट्री, अब अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि उसके पास अब लेबर ज्यादा है, पर जरूरी नहीं है। देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन कंट्री एक्स, अगर ये होगा तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन आपका किसका पार्ट होता है? इन्वेस्टमेंट का। और आपकी जीडीपी क्या होती है? हमने करा है फॉर्मूला C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो अगर आपका आय बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है, तो जीडीपी भी तो बढ़ रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी अगर आपके कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। हाँ, लास्ट ऑप्शन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है इसका फायदा, बट पूछा क्या है? नेसेसरीली, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेक सेंस? चलो जी आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल नेसेसरी गुड्स हैव हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नहीं, हमने तो क्या करा था, याद करो अपना पहला लेक्चर, प्लस नोट्स में भी देख लेना, नेसेसरी गुड्स तो जनरली होते हैं इनइलास्टिक। ठीक है ना? सो ऑल नेसेसरी गुड्स हैव हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नहीं, दे आर रिलेटिवली इनइलास्टिक, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देन नेक्स्ट, जनरली लग्जरी गुड्स हैव हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जनरली, तो यस, ये हमने करा ही है कि लग्जरी गुड्स की जनरली इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, वो इलास्टिक होते हैं ज्यादा, तो इसीलिए ऑप्शन बी, ओनली 2। 17. Substitution of steel for wooden plow in agricultural production is an example of, well, जो फार्मर है, फार्मर जो प्लो, हल यूज कर रहा है, प्लो यूज कर रहा है, वो फार्मर के लिए क्या है? टूल है। और जैसे कि हम जानते हैं कि टूल्स, मशीन्स किसका पार्ट होते हैं? इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल गुड्स का। तो फार्मर जो ये टूल्स यूज कर रहा है, वुडन प्लो, ये फार्मर का कैपिटल गुड है। मेक सेंस? नाउ अगर फार्मर लकड़ी के प्लो की जगह स्टील का प्लो यूज कर लेता है, तो वो इसलिए कर रहा है ताकि स्टील बेटर परफॉर्म करेगा। वुडन प्लो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे जितने स्टील के प्लोज अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो फार्मर क्या कर रहा है? अपने कैपिटल गुड को एनहांस कर रहा है, राइट? अपने कैपिटल को ऑग्यूमेंट कर रहा है। मेक सेंस? तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लो
इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। आपने आपका जो टूल है उसको बेटर करा है, टेक्निकली बेटर करा है, टेक्नोलॉजिकली बेटर करा है, तो ये कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है। लेबर ऑग्यूमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पता क्या होगा कि आपकी लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव हो रही है। लेबर कैसे प्रोडक्टिव होगी कि उनको बेटर एजुकेशन मिल गई, हेल्थ उनकी बेटर होगी, वो उस चीज में है। पर आपकी टूल बेटर हो रहा है तो ये कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग है। क्लियर? चलो आगे, which of the following would be the likely consequence of government's housing for all policy? अगर आपको नहीं पता है तो गवर्नमेंट की हाउसिंग फॉर ऑल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट चाहती है कि 2022 तक हर सिटीजन के पास एक पक्का हाउस हो, एक घर हो। तो गवर्नमेंट मास लेवल पे अंडर दिस पॉलिसी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर रही है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करेगी तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा रही है। तो गवर्नमेंट जब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा रही है तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी, इंक्रीज इन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। यस, इट विल बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। यस, घर बनाने के लिए लेबर तो चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी एंड हेंस वुड कंट्रीब्यूट टू जीडीपी ग्रोथ। वो भी सही है, जब आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो जीडीपी भी तो बढ़ेगी। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, चलो, Which of the following can likely reduce rural inflation? रूरल इन्फ्लेशन कैसे कम हो सकती है? हमेशा ये याद रखो, रूरल इन्फ्लेशन कब होती है? जब रूरल एरियाज में डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है ना, जब भी रूरल एरिया में रूरल डिमांड बढ़ जाएगी तो रूरल इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मेक सेंस? अब डिमांड कब बढ़ेगी, या अगर आपने रूरल इन्फ्लेशन कम करनी है, रूरल इन्फ्लेशन कम कब होगी? जब डिमांड गिरेगी, राइट? तो डिमांड कैसे गिर सकती है रूरल एरियाज में? अगर फार्म इनकम कम हो जाए तो फार्मर्स के पास कम इनकम है, फार्मर के पास कम इनकम है तो डिमांड कम होगी, रूरल इन्फ्लेशन कम होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंक्रीज इन एमजी नरेगा पेमेंट्स। नाउ एमजी नरेगा क्या है? गवर्नमेंट की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। अगर गवर्नमेंट गारंटीड एम्प्लॉयमेंट जो लोगों को दे रही है उसमें लोगों को ज्यादा पैसे देगी तो लोग ज्यादा पैसा आएगा, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ा देंगे, तो उस केस में तो रूरल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो ये गलत है। देन नेक्स्ट, डिक्लाइन इन फार्म गेट प्राइसेस फॉर वेरियस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। अगर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो फार्मर्स उगा रहे हैं उनके प्राइसेस कम हो जाते हैं तो फार्मर्स को कम पैसा मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा। फार्मर्स को कम पैसा मिलेगा तो फार्म इनकम कम हो जाएगी, फार्म इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, रूरल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो 1 and 3 वुड हैव एन इंपैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग रूरल इन्फ्लेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 1 and 3। Which of the following would not form a part of gross capital formation in an economy? क्या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट नहीं होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। यस, कैपिटल का पार्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। चेंज इन इन्वेंट्रीज भी हमने करा है कि चेंज इन इन्वेंट्रीज भी इन्वेस्टमेंट होता है। प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड में हमने करा था, तो इन्वेंट्रीज चेंज हो रही हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। कल्टीवेबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी, जैसे मैंने बताया था कि एक डेयरी फार्मर के लिए जो कैटल है उसका, वो तो उसका कैपिटल गुड है, तो वो क्या है? बायोलॉजिकल रिसोर्स है, कल्टीवेबल बायोलॉजिकल रिसोर्स, तो ये भी आपका कैपिटल गुड है। एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होंगे? टीवी, फ्रिज, कार, ये सारी चीजें। अब ये तो कंज्यूमर गुड्स हैं, ये कैपिटल गुड्स नहीं है। और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैपिटल गुड्स, नॉट कंज्यूमर गुड्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट? तो दिस वुड नॉट, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये कई लोगों ने क्वेश्चन गलत करा हो सकता है, बट इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये नहीं है आपको आता नहीं है, इसका रीजन ये आपने अगेन क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। अब ध्यान से सुनना। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The rate of growth of real GDP has steadily increased in the last decade. अब ये बात कर रहा है कोविड-19 के लॉकडाउन से पहले। कोविड-19 के लॉकडाउन से पहले पिछले 10 सालों में रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, स्टेडली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये स्टेटमेंट क्या सही है? नहीं। हम जानते हैं कि 2015 में इंडिया का ग्रोथ रेट कुछ 7% था, फिर बाद में 6% हो गया, फिर बाद में फिर 7% हो गया। स्टेडली इंक्रीज का मतलब पता है क्या होता है? कि पिछले 10 सालों में इंडिया का ग्रोथ रेट भी बढ़ता जा रहा है। पहले 2 था, फिर 3 हो गया, फिर अगले साल 4 हो गया, फिर अगले साल 5 हो गया।
5। बट ये तो हम जानते हैं पिछले 10 सालों में इंडिया का ग्रोथ रेट फ्लक्चुएट कर रहा है। किसी साल 7% होता है, अगले साल कम हो जाता है, फिर ज्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है। तो इंडिया का ग्रोथ रेट है ना, वो तो फ्लक्चुएट कर रहा है। मेक सेंस? ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है, रेट ऑफ ग्रोथ। क्लियर? सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इन रुपीज। ये 2015 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। और यूपीएससी की अगेन टेंडेंसी, जैसे मैंने आपको लेक्चर्स के स्टार्टिंग में बताया था कि यूपीएससी ना कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे हिट करता है। यूपीएससी जो है ना, वो ये नहीं जानना चाहता कि आपको जीडीपी के बारे में, कितना जीडीपी है, कब जीडीपी आई, मतलब किस साल कितनी जीडीपी है, वो नहीं जानना चाहता। वो बेसिक्स जानना चाहता है, आपके बिल्कुल बुनियाद पे हिट करता है कि जीडीपी है क्या, है ना। और यही चीज उन्होंने 2015 के पेपर में टेस्ट करी थी। आपको जीडीपी फिगर्स रटे होंगे कि जी इस साल 6% थी, उस साल 7% थी, कोई फायदा नहीं। ये क्वेश्चन आप तोड़ सकते हो अगर आपको बेसिक जीडीपी की डेफिनेशन पता है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? अच्छा, अगेन इन्होंने ये जानबूझ के डाल के मार्केट प्राइसेस रुपीज आपको भटकाने के लिए कहा है। ध्यान से सुनना, Gross domestic product at market prices has steadily increased in the last decade, again before COVID-19 lockdown. अब पहली और सेकंड स्टेटमेंट में फर्क पता क्या है? आप सोच रहे होगे पहली स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में फर्क है मार्केट प्राइस का, रुपीस का। ना, पहली और सेकंड स्टेटमेंट में फर्क है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी और जीडीपी का। आप जानते हो जीडीपी क्या होता है? टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन 1 ईयर। तो जीडीपी तो होती है ना, वो तो होती है ₹100, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं। ग्रोथ रेट क्या होता है? वो होता है 6%, 7%, वो ये होता है। नाउ आप ये जानते हो कि पिछले 10 साल में जो आपका ग्रोथ रेट आया है वो पॉजिटिव ही रहा है। किसी साल 5% होता है, किसी साल 7% होता है, किसी साल 2% हो गया मान लो, ठीक है, पर है तो पॉजिटिव। नेगेटिव तो कभी ग्रोथ रेट नहीं हुआ पिछले 10 सालों में। दैट मींस अगर पॉजिटिव ग्रोथ रेट हुआ है तो जीडीपी तो आपकी बढ़ती जा रही है। जीडीपी थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही है। एक साल जीडीपी कम से बढ़ जाती है, एक साल जीडीपी ज्यादा से बढ़ जाती है, पर बढ़ तो रही है लगातार। तो पिछले 10 सालों में आपकी जो जीडीपी है मार्केट प्राइसेस पे ही सही, इन रुपीस ही सही, बढ़ रही है। कभी 2% से, वैसे 2 कभी हुआ नहीं, पर कभी 5% से बढ़ती है, कभी 6% से बढ़ती है। तो जीडीपी तो बढ़ती जा रही है, ठीक है। हाँ, रेट परसेंटेज का नंबर फ्लक्चुएट करता जा रहा है। कभी 6 होता है, फिर कम हो जाता है, फिर ज्यादा हो जाता है, वो स्टेडीली इंक्रीज नहीं हो रहा। तो यहां पे वही इंसान इस क्वेश्चन को सही कर पाएगा जिसको रेट ऑफ ग्रोथ और जीडीपी में फर्क पता होगा। रेट ऑफ ग्रोथ तो होता है परसेंटेज में, कि अगर इस साल 100 है, अगले साल 110 हो जाती है, तो ग्रोथ रेट तो 10% होगी। पर जीडीपी तो ये 100 और 110 ही है, राइट। तो जिस इंसान को बस इतना बेसिक पता है कि भाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी और जीडीपी में फर्क है, राइट, वो इस क्वेश्चन को सही मार्क करके आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बहुत सारे लोगों ने 2015 में, आई रिमेंबर, ये क्वेश्चन गलत करा था, इसीलिए गलत करा था। ये क्वेश्चन कर दिया अपने हिसाब से तो उन्होंने सही करा है, ठीक है। बाहर आए, उन्हें लगता है कि यार बहुत सारे क्वेश्चन सही हो गए, पेपर इस बार ही निकल जाएगा। फिर बाद में जब आंसर की चेक करी तो उन्हें पता चला, ओहो ये तो सिली मिस्टेक होगी, सिली मिस्टेक की वजह से रह गया मैं, वरना तो भाई ने आपके पेपर फोड़ देना था, राइट। यूपीएससी यही करवाता है, आपसे सिली मिस्टेक करवाएगा। आफ्टर ऑल यूपीएससी इज नॉट एन एग्जाम ऑफ सिलेक्शन, इट्स एन एग्जाम ऑफ रिजेक्शन ना। बहुत सारे लोग दे रहे हैं पेपर, तो बहुत सारे लोगों को छांटना है, अच्छे लोगों को सिलेक्ट करना है, बाकियों को छांटना है। तो वो आपसे सिली मिस्टेक्स इंड्यूस करवाते हैं यूपीएससी वाले, राइट, कि आप सिली मिस्टेक करो। तभी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तभी तो यूपीएससी करेक्ट इनकरेक्ट वाली गेम भी खेल देता है कि इनकरेक्ट पूछ लिया, लोग गलत कर देंगे उस चक्कर में। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है ओनली 2 या 2 ओनली, बी ऑप्शन। चलो आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये तो अगर आप नोट्स में भी अपने खोल के देख लोगे तो यही है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीवीए प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। जीवीए क्या होता है? जीडीपी प्लस जीडीपी एट बेसिक प्राइस, जीवीए यही होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड क्या है? जीवीए यानी कि जीडीपी एट बेसिक प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। ये हमने करा है ना, बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, और फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस शन इज इक्वल टू बेसिक प्राइस, और वही आया इधर।
ठीक है, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ 1 and 2. चलो नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. ठीक है, इन्फ्लेशन विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, पर आरबीआई की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. नहीं, इट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. डिक्रीज मनी सप्लाई हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. ये सही है, क्योंकि अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी, हमने कहा था ना, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है. बिल्कुल इसका ऑपोजिट भी ट्रू है. मनी सप्लाई अगर कम होगी तो कम पैसा है इकोनॉमी में. लेस मनी इज चेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. तो कम पैसा है, डिमांड कम हुई, इन्फ्लेशन कम हो गई. तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है. चलो जी आगे बढ़ते हैं. होलसेल फूड प्राइस इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय, अगेन होलसेल जो अपना WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, वो तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है, पर हमने करा था एंड में, WPI के एंड में लिखा हुआ है कि होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स, WFPI इंडेक्स है, यहां पे इन्फ्लेशन नहीं है, ये भी गलती है, इंडेक्स. होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स तो आपका NSO निकालता है. ठीक है, चलो, एंड लास्ट क्वेश्चन, Which one of the following statements correctly describes the meaning of legal tender? हमने करा है legal tender क्या है? The money which is tendered in courts of law to defray the fee of legal case. Legal कोर्ट में जो आप पैसा, कोर्ट में केस लड़ते हो, उसकी जो लीगल फीस है वो लीगल टेंडर होता है. बिल्कुल नहीं, गलत है ये. The money which a creditor is under compulsion to accept in the settlement of his claims. ये ट्रू है. लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि कोई भी इंसान रिफ्यूज नहीं कर सकता उसमें पेमेंट, राइट, वो इलीगल है. तो अगर किसी क्रेडिटर ने आपको लोन दिया है और आप उस लोन की पेमेंट रुपीज में कर देते हो, तो रुपी लीगल टेंडर है, राइट. इसीलिए स्टेटमेंट बी करेक्ट है, ऑप्शन बी. बाकी दोनों ऑप्शन भी देख लेते हैं. द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये लीगल टेंडर है. नहीं, ये आपका लीगल टेंडर नहीं है. ठीक है, ये क्या है? चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये फिड्यूशियरी मनी करा था हमने, रिमेंबर. The metallic money in circulation in a country, नहीं, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बना. Clear? So the option that is correct is B. Alright? Now इसी के साथ हमारी डिस्कशन खत्म होती है, और मैं आपको पहले ही बता दूं, जो हम आगे टॉपिक्स भी करेंगे उनके भी मैं आपको टेस्ट देता जाऊंगा, ऐसे ही 25 क्वेश्चंस के. The reason for that is कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स आप क्लास में पढ़ते हो ना, वो पक्के होते जाते हैं, पक्के होते जाते हैं अगर आप टेस्ट दे दो. ठीक है, और अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो वो चीज तो आपके दिमाग में बैठ जाती है, आप 2-3 साल तक नहीं भूलोगे उस चीज को. सही ऑप्शन अगर आपने कर दिया तो शायद भूल भी सकते हो उसे, पर जो चीज गलत कर देते हो ना आप, और कई बार जो सिली मिस्टेक से चीज गलत कर देते हो, वो तो दिल में बैठ जाती है, दिल में चोट लगती है उसकी, और वो जख्म होता है ना, वो बहुत भारी होता है, वो कभी नहीं भूलता इंसान. इसीलिए टेस्ट देते रहना पीरियोडिकली, MCQs प्रैक्टिस करते रहना पीरियोडिकली, आई पर्सनली फील कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी तैयारी के लिए. और इसीलिए आई एम मेकिंग श्योर कि मैं अपनी तरफ से आपको मैक्सिमम MCQs दूं. ठीक है, तो इसीलिए मैं MCQs देता जा रहा हूं. हाँ, जिनका ये टेस्ट में अच्छा नहीं स्कोर आया है, जिन्होंने कई गलत कर दिए, प्लीज घबराओ मत, अभी शुरुआत है. फर्क पता है किस चीज का पड़ता है? कि जब प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन गलत करके आते हो, उस चीज का फर्क पड़ता है. ये जो बीच में टेस्ट है ना, इनमें जब आप क्वेश्चन गलत करके आते हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है. इस चीज का कौन सा फर्क पड़ेगा? UPSC ये थोड़ी कहेगा कि आपने जी पहले जो मॉक टेस्ट दिए थे उसमें गलत आपने क्वेश्चन मार्क किए थे, इसलिए मैं आपका रैंक कम कर रहा हूं. ऐसा थोड़ी होता है. तो ये तो लर्निंग कर्व का पार्ट है, ये तो सीखने का एक वो है रास्ता. तो इसमें ना घबराना नहीं है. मैटर क्या करता है कि ये क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आ जाए, अब नहीं गलत होगा आपका. क्लियर? तो अगर गलत भी हो रहे हैं तो भी घबराना नहीं है, शुरुआत है. मैटर क्या कर रहा है? एंड आपका अच्छा हो. तो मेहनत करते जाओ कॉन्टिन्यूअसली. ठीक है, और अगेन लाइक ऑलवेज आई से कि अगर आपको इकोनॉमी में कोई डाउट आता है, कुछ भी डाउट वगैरह आते हैं लेक्चर्स में से, तो पूछ जरूर लेना. ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ. थैंक यू.